सुंदरपुर नाम का गांव, जो कि एक पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाता है, जहां लोग दूर दूर से उस गांव की सुंदरता देखने आया करते हैं। उस गांव के सुंदर नज़ारे देखते ही बनते हैं। पर ये गांव देखने में जितना सुंदर है ना, यहाँ के लोग उतने ही बेईमान किस्म के हैं, जो आपको चुटकियों में बेवकूफ बना सकते हैं, जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए। अरे भाई साहब, ये चप्पल कितने में दिए हो? और ये है हमारे और आप सभी के प्यारे मामा जी, मामा लल्लन, जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने में तो पीएचडी कर रखी है। अरे भैया, यह चप्पल आपको मात्र 800 रुपए की पड़ेगी। 800 रुपए? इतनी महंगी? ऐसा क्या खास है इस चप्पल में जो इतनी महंगी है? अरे भैया, वो का है ना, यह चप्पल जो भी पहन लेता है वो इंसान मारुति 800 के माफिक तेज चलने लगता है। और वो पहाड़ देख रहे हो, उसको तो कोई बिना थके ही पार कर जाए। मैं खुद 2.5 बार चढ़ चुका हूँ। अच्छा, ठीक है भाई साहब, जल्दी से मुझे ये चप्पल दे दो और मुझे जाने दो। ये लो भैया, आपकी मारुति 800 वाली चप्पल। तो देखा दोस्तों, हमारे मामा जी ने कैसे 100 रुपए की चप्पल को 800 रुपए में बेच दिया। और यही नहीं, पूरे गांव में हर जगह यही हाल है। और ये है हमारे छोटे उस्ताद टीपू, हमारे मामा जी के सौतेले भांजे, जिसे लोग प्यार से टीपू मास्टर भी बोला करते हैं, जो अपनी मैट्रिक की परीक्षा पूरी करके मामा जी के गांव घूमने के लिए निकल पड़े हैं और शाम होने के पहले गांव पहुंच भी गए। मामा जी, मैं आ गया। अरे टीपू, आओ, कैसा रहा सफर? सफर तो बहुत अच्छा रहा मामा जी। चलो, अच्छा है, जाओ मुंह हाथ धो लो और खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, तुम काफी थक गए होंगे। ऐसा कहते ही टीपू खाना खाकर सो गया। और अगले ही दिन सुबह होते ही मामा जी टीपू के पास आकर बोले, उठ गए टीपू मास्टर, चलो अब तुम गांव आ ही गए हो तो इस गांव के सुंदर नज़ारे भी देख कर आ जाना। पर याद रहे, इस गांव के लोगों से जरा बच के रहना, कहीं कोई तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारे पैसे ना लूट ले। जी मामा जी। ऐसा कहकर मामा जी अपनी दुकान की ओर चले गए और टीपू भी गांव के नज़ारे देखने निकल पड़ा। जैसे ही वो थोड़ी दूर गया, उसके सामने एक आदमी आया और बोला, अरे जीतू बेटा, पहचाना मुझे? मेरा नाम जीतू नहीं, टीपू है, और मैं आपको नहीं पहचानता। लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। तुम्हारे नाना और मैं काफी अच्छे मित्र थे। तुम्हारे नाना से मैंने कुछ पैसे लिए थे और उसके बदले मैंने उनके पास अपनी एक आग गिरवी रखी थी। लेकिन नाना जी तो हमारे साथ शहर में रहते थे और उनका देहांत हुए तो कई साल हो गए। हाँ बेटा, पता है, पर तुम्हारे नाना ने गांव छोड़ते वक्त मुझे कहा था कि मेरे गुजर जाने के बाद तुम्हारी आंखें मेरे पोते से छुड़वा लेना। तो ये लो बेटा तुम्हारे नाना के पैसे, और मेरी आंखें मुझे वापस दे दो। लेकिन मेरे पास आपकी आंख नहीं है। ठीक है बेटा, तो उसके बदले मुझे कुछ और पैसे दे दो। ऐसा कहकर उस आदमी ने टीपू को चिंता में डाल दिया। काफी देर तक उन दोनों की बहस चली और तभी वहां हमारे मामा जी आ धमके। अरे का हो गया चमन चाचा, काहे हमारे भांजे को परेशान कर रहे हो? तभी मौका देखकर टीपू ने अपने मामा जी को सारा किस्सा सुनाया और तभी मामा जी को एक तरकीब सूझी। अरे चमन चाचा, तुम्हारी आग टीपू के पास नहीं बल्कि हमारे पास रखी हुई है। एक काम करो चाचा, तुम अपनी आग कल घर आकर ले जाना, सारा किस्सा ही खत्म। ऐसा कहकर दोनों मामा भांजे वहां से निकल गए और बाजार की ओर निकल पड़े। और वहां उन्होंने एक गोश्त की दुकान से एक टोकरी भरकर बकरे की आग खरीदी और घर की ओर चले गए। अगले दिन सुबह होते ही चमन चाचा लल्लन के घर पहुंच गए और टीपू से कहा, अरे टीपू बेटा, तो बताओ, मिल गई मेरी आंख? हाँ चाचा, आपकी आंख हमें मिल गई। लो, ये रही आपकी आंख। टीपू के हाथ में आंख देखकर चाचा के तो जैसे होश ही उड़ गए। अरे बेटा, ये आंखें तुमने कहाँ से लाई? अरे चाचा, आप ही ने तो गिरवी रखी थी। हाँ बेटा, लेकिन ये आंख मेरी नहीं है। एक मिनट चाचा, हमारे पास और भी आंख रखी है। टीपू दौड़ते हुए अंदर गया और फिर से एक नई आंख ले आया। चाचा ने उस नई आंख को देखकर गुस्से में कहा, ये भी मेरी आंख नहीं है। गुस्सा काहे हो रहे हो चाचा, हमारे पास और आंखें रखी है।
शायद उनमें से कोई हो। टीपू, जाओ जरा, सारी आंखें ले आना। टीपू फिर दौड़ते हुए अंदर गया और एक टोकरी ले आया और उस टोकरी को चाचा के सामने रख दिया, जिसमें बहुत सारी आंखें रखी हुई थी। और चाचा उस टोकरी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। ये क्या मजाक है? अरे चाचा, अब आपकी आंख आप खुद ही ढूंढ लो, हमें नहीं पता आपकी आंख इसमें से कौन सी है। ये सुनकर चाचा सोचने लगे। कहीं इन लोगों को मेरी चालाकी के बारे में पता तो नहीं चल गया? ऐसा सोचकर चाचा टोकरी में आंख ढूंढने का बहाना करने लगे और थोड़ी ही देर में गुस्से में कहा, इसमें से कोई भी आंख मेरी आंख से नहीं मिल रही। कोई बात नहीं चाचा, आप एक काम करो, आप अपनी दूसरी आंख हमें दे दो, हम उस जैसी दूसरी आंख ढूंढकर कल आपको लौटा देंगे। यह सुनते ही चाचा बहुत घबराने लगे। अरे ये दोनों मामा भांजे मिलकर मेरी आंख तो नहीं निकाल लेंगे? जाओ टीपू, जरा अंदर से वो आंख निकालने वाला खंजर तो ले आना, हमें चमन चाचा की दूसरी आंख भी निकालनी है। लल्लन की ये बात सुनते ही चाचा और भी ज्यादा घबरा गए और वहां से 9-2-11 हो गए। और ये देखकर दोनों मामा भांजे हंसी से लोटपोट हो गए। और ये सब होते ही टीपू ने मामा जी से कहा, तो मामा जी, आज आपने तो मुझे लूटने से बचा लिया, पर इस गांव में हर कोई लूटने से नहीं बच पाता। हाँ टीपू बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आज से मैं भी कभी बेईमानी करके पैसा नहीं कमाऊंगा और कोशिश करूंगा कि गांव में हो रही बेईमानी को भी रोक सकूं। तो देखा दोस्तों, किस तरह मामा और भांजे ने अपनी चतुराई से खुद को लूटने से बचा लिया और मामा जी को भी उनकी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि वो भी कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे और औरों को भी ऐसा करने से रोकेंगे। और हाँ दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसे लगी और आपको इससे क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चंद्रपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत कमला रहा करती थी। उसको 3 लड़कियां थी। पहली का नाम था मनीषा, दूसरी का नाम था आशा और तीसरी का नाम था वर्षा। लेकिन छोटी बेटी वर्षा से वो नफरत किया करती थी, क्योंकि उसके जन्म होने के बाद उसके पिताजी गुजर गए थे और उनके कमाने का जरिया भी खत्म हो गया था। कमला उसे बहुत बुरा भला कहती, लेकिन वर्षा उसकी माँ को उल्टा जवाब नहीं देती थी। कमला वर्षा को झूठा खाना दिया करती थी, उसे फटे पुराने कपड़े दिया करती थी और उसकी बहनें भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार किया करती थी। इन सब के कारण वर्षा बड़ी उदास थी, मगर वो कुछ भी नहीं बोलती थी। अरे मनीषा, आशा, जरा फल भी खाया करो। कैसी हो गई तुम दोनों, मेरी प्यारी बिटिया? ये सब वर्षा कोने में खड़ी देख लेती है। वो मन ही मन बड़ी उदास हो जाती है और बाहर जाके रोने लगती है। तभी कमला उसे आवाज लगाती है, अरे ओ वर्षा, कहाँ मर गई तुम? ये काम कौन करेगा? चल उठा ये प्लेट और लेके जा। वो झूठे फल देख के वर्षा रोने लगती है और वो सारे फल पंछियों को डाल देती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। भरपेट खाना नहीं मिलने की वजह से वर्षा की तबीयत भूख के मारे खराब हो जाती है, मगर घर के सारे काम भी उसी को ही करने पड़ते हैं। एक दिन वो हमेशा की तरह अपनी काम कर रही थी, तभी हम ये चिकन के सारे पीस खा लेते हैं और बचा हुआ वर्षा के लिए रख देते हैं। ये सही बात नहीं है, ऐसा ही करेंगे, चलो। ऐसा बोल के मनीषा और आशा वहाँ से चले जाती है और वर्षा वहाँ आती है और मजे पे पड़े खाए हुए चिकन के पीस को और खाली प्लेट को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी वो खाने की इच्छा भी नहीं होती। वो सारा खाना प्लेट में निकाल के कुत्तों को खिला देती है। वो एक पहाड़ी पे चली जाती है। जाते वक्त एक लकड़ी भी अपने हाथ में लेके जाती है। पहाड़ी पे जाके वो एक जगह बैठ जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। बहुत देर हो जाने के बाद उसे वहाँ से एक आवाज आती है, वर्षा, वर्षा मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो?
क्या हुआ है? कौन हो आप? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं जादुई दादी हूँ। मेरे पास जादू है। मैं मेरे जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है बताओ? जादुई दादी, मेरे घर में माँ और 2 बहनें रहती है। वो मुझे कुछ खाने को नहीं देती है। मैं बहुत भूखी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है उससे तुम जो खाने के लिए मांगोगी वो तुम्हें खाने के लिए मिल जाएगा। मैं तुम्हारे छड़ी को जादुई छड़ी बना देती हूँ। लकड़ी से मांगो जो तुम्हें खाना है। हे जादुई छड़ी, मुझे अभी के अभी चिकन बिरयानी और कुछ मीठा खाना है। तभी वो छड़ी एक माजे में बदल जाती है और वर्षा जो मांगे वो वहाँ जादू से आ जाता है और वर्षा उस खाने को बड़े चाव से खाती है और उसका पेट भर जाता है। अभी जाके ये छड़ी अपने आंगन में गाड़ दो। इसका एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और पेड़ तुम्हें जिंदगी भर खाने के लिए देता रहेगा। ये सुनकर वर्षा बड़ी खुश हो जाती है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। घर जाके वो ये सारी बातें अपने बहनों को और माँ को बताती है और वो छड़ी को जमीन में गाड़ देती है। अचानक से वो छड़ी एक बड़े से जादुई झाड़ में तब्दील हो जाती है। ए जादुई झाड़, हमें खाने के लिए बिरयानी दो अभी। तभी झाड़ से प्लेट में बिरयानी का स्वादिष्ट बिरयानी बाहर आती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वर्षा की बहनें और माँ उससे काफी खुश होते हैं और वर्षा को काफी प्यार करने लगते हैं। ये देखकर वर्षा भी फूली नहीं समाती। ए जादुई झाड़, मुझे हमेशा ऐसे ही रहने की आशा थी, वो तुमने पूरी कर दी। अब मैं तुमको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी और हमेशा तुम्हें पानी डाला करूंगी ताकि तुम और बड़े हो जाओ और ताजा ताजा खाना मुझे देते रहो। वो खा के मैं और मेरा परिवार ऐसे ही हंसी खुशी रहेगा। तभी वहाँ दादी आती है और हंसते हुए वर्षा को कहती है, बेटा वर्षा, ऐसे ही खुश रहो और खाया पिया करो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये जादुई पेड़ दिया है। बस इस पेड़ की सेवा जिंदगी भर करते रहना। ये पेड़ तुम्हारे लिए काफी सेवा करेगा और तुम्हें कभी भी भूखे नहीं सोने देगा। हाँ दादी माँ, मैं हमेशा इसकी सेवा करूंगी और इसे अच्छे से रखूंगी। ये कह के दादी वहाँ से चली जाती है और वर्षा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।